हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए जो परीक्षा होने वाली है उसमें हम लोग मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज 2 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज तीसरा को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज तीसरे नंबर पे जो है उसका पहला क्वेश्चन है कि पहला मतलब 51 नंबर पर जो दिया हुआ है कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार किलोग्राम में क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? पी और 3 दोस्त मतलब 4 लोग हो गए, तो हम लिखेंगे यहां पर योग इक्वल टू योग कर देंगे, योग इक्वल टू योग कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि 4 तो 4 और गुना कर देंगे 55, तो यहां से इसका योग निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहता है कि फिर इसमें पी और इसके 3 दोस्त उनका जो औसत भार है उस पर बात कर रहा है। तो हम मान लिए कि 3 दोस्तों का औसत भार बराबर x kg और p का औसत भार जो है बताया गया है कि x + 4 है, जो भी हुआ है उससे 4 kg ज्यादा है। तो अब इसको हम लोग सोल्व करने के लिए लिखेंगे 4 × 55 बराबर x, यहां पर हमको x रखना पड़ेगा, x + 4 p का मान और +3 × x हो जाएगा, क्योंकि ये औसत है, योग बराबर योग हो गया। अब जिसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 4 × 55 बराबर 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x और प्लस में 4 हो जाएगा। हम यहां से 4 कॉमन लेंगे तो इससे ये 4 कट जाएगा, ये बन जाएगा 55 बराबर x + 1। इस साइड जब ये आएगा तो हो जाएगा x बराबर 54। हमसे p के बारे में पूछा गया कि p का भार क्या है। तो p का भार जो है वो कितना है, p बराबर x + 4 हो जाएगा, अर्थात x का जो मान है उस मान को रखेंगे 54 प्लस में 4 बराबर 58, और जिस ऑप्शन में 58 kg है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 cm है। यदि आधार 18 cm है तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई है। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो वो समद्विबाहु कहलाता है। और 18 cm जो बताया गया है आधार के बारे में बताया गया कि 18 cm है आधार की लंबाई। अब हम जानते हैं कि परिमाप बराबर भुजाओं की लंबाई का योग होता है, तो हम क्या लिखेंगे a + 18 बराबर कितना हो जाएगा 50। एक a और एक यानी कि भुजा 2a हो जाएगा, इक्वल टू ही लिख देते हैं डायरेक्ट, इक्वल टू इधर जाके इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 32, उसके बाद में इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। तो a बराबर यानी कि भुजा, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 cm हो जाएगा, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन में कहता है कि x/3 + y/5 का क्यूब का विस्तार क्या होगा। यानी कि जब इसको हम विस्तार करेंगे, जब हम इसको इसका गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, या क्या करेंगे आप इसको में। तो इसमें हमको करना क्या होगा, ये दिख रहा है कि इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो वही वाला फार्मूला हम लगा देंगे। अर्थात अगर इसको a और b कहेंगे तो इस वाले फार्मूला को हमको बैठा देंगे तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है a³ + 3a² + 3ab² + b के ऊपर हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। अर्थात x/3 + y/5 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे, ये a का काम कर रहा है तो लिखेंगे x/3 इसका क्यूब + 3a², यही a का काम कर रहा है तो हो जाएगा x/3 का होल स्क्वायर, फिर से गुना कर देंगे, b का मान जो है y/5 हो जाएगा, प्लस 3 × a/3 और गुना हो जाएगा क्या हमारा y/5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y/5 का
क्यू बन जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू बट्टा 3, मतलब 3 का पावर 3 होगा तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस ध्यान देने वाली एक बात है कि इस 3 से दो, यहाँ पर 2 3 है तो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर वाई और बट्टा में एक 3 और एक यहाँ से 5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस अब फिर एक 3 से एक 3 यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा x, उसके बाद में y का स्क्वायर और यहाँ बच गया 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा y का क्यू और 5 का क्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 125 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में ये है वही हमारा आंसर होगा। इसका मिलान करने पर देखिए 27, 15, 25 और उसके बाद में 15 और ऊपर भी जो मान है वो मिल रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259.20 रुपया है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है तो x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो भी मान बचता है, जो भी उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है और क्वेश्चन में जो भी मान दिया हुआ है हम विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य दिया हुआ है जिसको मार्क्स प्राइस कहते हैं 720 रुपया दिया हुआ है और डिस्काउंट जो हुआ है कितना का हुआ है 259.20 रुपया का हुआ है। तो जब हम मतलब अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा देंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एसपी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, इस जीरो को खत्म ही कर देते हैं, यहाँ से खत्म के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको घटा लेंगे। अब यहाँ पे इसको डिस्काउंट कीजिए, 1/2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 8, उसके बाद में ये बच गया यहाँ पे 9 तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद में ये बच गया 11 ये हो जाएगा 6, उसके बाद में ये हो जाएगा यानी कि 460 रुपया ये हमारा एसपी आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी मान है 720 है, 720 रुपया पर 2 छूट दिया जाता है। 100 माइनस x% बट्टा में हो जाएगा 100 और फिर गुना 100 माइनस x%, क्रमिक है और 2 बार है, सेम ही मान को घटाया गया इसलिए इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 460.8 रुपया के बराबर हो जाना चाहिए। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये है जो हमारा मान आया है, ये है एसपी इक्वल टू एसपी यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसको तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे ये कटेगा और ये यहाँ पर भाग में है, भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो जब ये गुना इसको हम इधर करेंगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और बटा में बचेगा 10, तो इससे ये कट जाएगा। अब ध्यान देने वाली एक बात बचता है, अब इस ये मान और ये मान कितना से कट रहा है इस मान को हमको देखना है। इस मान को अगर हम देखते हैं 72 से काटते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 64 बार में कट जाएगा। 72 से काटते हैं तो 64 बार में कट जाएगा, या उस तरह नहीं काट के 8 6 14 9 से हम काट के चेक भी कर लेते हैं। तो 9 से काटते हैं तो 9 8 हो जाएगा हमारा 72। उसके बाद में इसको अगर हम देखते हैं तो 9 5 कितना हो जाएगा 9 5 45, तो बच गया यहाँ पे 10 तो हो जाएगा 1 और फिर बच गया यहाँ पर 18, 9 दूना 18। अब इसको 8 से फिर से हम काट लेंगे। जब 8 से इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 छक 48, 8 छक 48, उसके बाद में 3 बच जाएगा तो 8 चौका 32। देखिए वही बात आया, 64 बार में कटा। अब इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, इस मान को पहले लिखेंगे। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये 2 बार है तो और सेम चीज़ है तो हम इसके यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद में इस मान को इस साइड हमको भेजना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भाग में है तो ये हो जाएगा 64 गुना में हो जाएगा 100। अब ध्यान दीजिएगा, जब इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 100 माइनस एक्स इक्वल टू बन जाएगा ऐसे 64 गुना 100। आप इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 80। 8 यहाँ से निकलेगा और 10 यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इस मान को इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो x का मान जो हमारा हो जाएगा 20 आ जाएगा। अर्थात दोनों जो छूट दिया गया है वो 20% दिया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न महत्वों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई राशि कुल कमाई का कितना प्रतिशत है। विभिन्न महत्वों पर होने वाला व्यय और कुल कमाई भी यही है, जिसमें से बचत इतना होता है, परिवहन पर यह खर्च होता है, किराया पर यह खर्च होता है, बच्चों की शिक्षा, यानी कि टोटल कमाई भी यही है। तो हम जानते हैं कि एक वृत्त है और वृत्त में हम इसको जोड़ का भी चेक कर चुके हैं, तो ये 360 होता है। एक वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद में अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बच्चों की शिक्षा, तो बच्चों की शिक्षा पर कितना कितना डिग्री खर्च हो रहा है? तो 70 डिग्री प्लस उसके बाद में परिवहन पर कितना खर्च हो रहा है? 50 डिग्री, तो हम लिख देंगे 50 डिग्री प्लस किराए पर कितना खर्च हो रहा है? तो 60 डिग्री और टोटल 360 डिग्री गुना हो जाएगा 100%। जो भी मान है वो हमारा सामने निकल जाएगा। अब जोड़िए इसको, 120 और कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बटा 360 डिग्री और गुना 100%। इससे ये कट जाएगा तो 2 बार में कटेगा, इससे ये कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा? 50 बार में कट जाएगा। अर्थात ये जो टोटल जो कुल कमाई का खर्च जो है वो 50% है, और जिस ऑप्शन में 50% दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हुए। इनमें से 30% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग वेन डायग्राम बना देंगे। तो पहले इसमें यहां लिख देते हैं यह एक विषय, इस साइड वाला जो है एक विषय है और ये जो है हमारा दूसरा विषय है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम पहले दोनों विषय हो या दोनों खेल हो या जो भी चीज हो, इस दोनों को पहले भरते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30%। अब ध्यान दीजिएगा, ये टोटल मिला के 35% है, तो 30 पहले ही निकल गया, तो बचा कितना परसेंट? 5% हो गया। उसके बाद में इधर हम ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर 42% दिया हुआ है, तो इसका मतलब 42 में से 30 चला जाएगा, तो इधर बचा जो है 12% है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये एक विषय में फेल है, ये दूसरे विषय में फेल है, और बीच वाला जो है दोनों है। क्वेश्चन में कहा गया कि केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए, इसका अर्थ हुआ कि केवल एक विषय में फेल होने का अर्थ होता है कि एक विषय में पास होना। यहां पर एक विषय में फेल होना अर्थात एक विषय में पास होना भी होता है। तो क्वेश्चन में कहा कि केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए, तो मतलब कितने छात्र पास हुए, तो हम यहां पर लिख देते हैं केवल एक विषय में पास छात्र बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, केवल एक विषय में पास, जितना फेल हुआ है ना उतना ही पास भी हुआ है। एक विषय में 5% एक विषय में फेल हुआ है, तो 5% एक विषय में पास भी हुआ है। तो यहां क्या हो जाएगा? 5%। उसके बाद में यहां पर कितना हो जाएगा हमारा? दूसरे विषय में प्लस 12%। अर्थात केवल एक विषय में बोला गया है, तो 12 5 17% जो बच्चे हैं वो क्या हुए हैं? केवल एक विषय में पास हुए हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि छात्रों की संख्या, तो यहाँ छात्रों की संख्या हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको वहीं पे रहने देते हैं कि 100% बराबर 2500 छात्र, तो 17% बराबर क्या होगा? तो इस 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 17 में 25 से गुना हम लोग कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 25 गुना 17।
तो 25 गुना 17 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी 425 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा। और यही जो 425 छात्र हैं जो केवल एक विषय में पास हुए हैं, ये वाला बात हमसे पूछा जा रहा है। इतना में फेल भी हुआ है तो इतना ही में पास भी हुआ है। और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 है तो a और b का संभावित मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। अब ध्यान देने वाली एक बात यह है कि देखिएगा यहां साइन a प्लस बी बराबर √3/2, तो ये बात यहां समझिएगा कि साइन में ही साइन a प्लस बी, साइन में ये कितना का मान होता है, तो साइन में √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन से साइन जब कंपेयर करेंगे तो हटा देंगे तो क्या बचेगा, अर्थात a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखिएगा कि कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर फिर से कि कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, कॉस में कितना का मान होता है, तो ये 30 डिग्री का मान होता है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां पर कॉस से कॉस का जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहां से इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने जाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2a और 60 और 30 हो जाएगा हमारा 90, अर्थात a बराबर लगा देते हैं डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। और साफ साफ दिख रहा है कि 45 जब यहाँ रखेंगे इसको जाके इधर घटाएंगे तो b का मान आ जाएगा हमारा कितना डिग्री, 15 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री है वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस m के ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तब m का मान कितना होगा, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शून्यक या मूल्य उसी को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, और हम जानते हैं यहां पर हम लिख देते हैं कि मूलों या शून्यकों या अल्फा प्लस बीटा, मूलों या शून्यकों का योग, जिसका अर्थ होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है -b/a, और होता है यहीं पे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। इसी का हम लोगों को यूज करना है। तो क्वेश्चन में तो पहले से दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, ये दिया हुआ है और यहां पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए b का मान ये हुआ -5, तो -5 और पहले से माइनस है, -5 और पहले से माइनस है, और उसके बाद में यहां पर 1 छुपा हुआ है 1, अर्थात फाइनल रिजल्ट जो हो रहा है a प्लस b बराबर यहां पर 5 हो जा रहा है। तो इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और एक चीज यहां से अब हम निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 1। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 6 और अल्फा बराबर हो जाएगा मेरा मान 3। उसके बाद में अब हम इस मान को यहां पे रखेंगे तो यहां पर जाके घट जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 2। देखिए जोड़ेंगे तो 5 और घटाए तो 1 आ रहा है, जो ये चीज को हमारे बारे में बता रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमसे तो पूछा गया m का मान पूछा गया है, तो अभी हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a।
अर्थात अल्फा का मान कितना आ रहा है 3 और बीटा का मान कितना आ रहा है यहां पर देखिए यहां 2 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा सी, ये ए होता है इसका कोफिशिएंट, यहाँ बी वाला होता है और ये सी का मान होता है। तो सी का मान जो दिया हुआ है एम दिया हुआ है और ए का जो मान है कितना है 1 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी से यहां पर हम कंपेयर कर लेंगे तो इसका मान निकल गया, इससे इधर लाके गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक का एक ही रह जाएगा और 3 दूना 6, तो एम का जो मान होगा क्या होगा 6 होगा और जिस ऑप्शन में 6 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। मीरा की आयु कितनी है? यानी कि माया है, उसके बाद में एक मीरा है जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है 6:5 है। कहता है कि 15 वर्षों के बाद यह अनुपात 9:8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि यहां पर कितना का अंतर हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है, यहां पर कितना का हो रहा है 3 का वृद्धि हो रहा है, दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो रहा है, अर्थात अनुपात 3 बराबर ये वृद्धि बराबर वृद्धि वर्ष में जो दिया हुआ है 15 वर्ष, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 वर्ष। उसके बाद में हमसे पूछा गया कि मीरा की वर्तमान आयु, तो मीरा की वर्तमान आयु ये है, अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां भी लिख देते हैं और यही है मीरा, यहां भी लिख देते हैं मीरा, और जिस ऑप्शन में 25 वर्ष है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है यदि 2,7,5,1,x,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा एक त्रिभुज है तो हम एक त्रिभुज को बना दिए, इसके शीर्ष के बारे में दिया गया है, तो ये मान लीजिए कि 2,7 हो जाएगा, उसके बाद में ये 5,1 हो जाएगा, उसके बाद में ये x,3 हो जाएगा, उसके बाद में इसको कह देंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे x3 और ये हो जाएगा हमारा y3। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड बड़ा कोष्ठ, उसके बाद में हो जाता है x1 रूट अंडर y2 माइनस y3 प्लस y2, उसके बाद में y2 होता है तो उसके बाद होता है y3 माइनस y1 प्लस x3, उसके बाद में x3 के बाद हो जाता है हमारा y1 माइनस y2 और ये हमारा कोष्ठ बंद हो जाता है। अब हमारे क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 18 वर्ग, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पे हम रख देंगे 18, उसके बाद में यहां जो 2 भाग में दिया हुआ है इसको इधर लाके हम गुना कर देंगे, उसके बाद हमारे पास बच जाता है मॉड, उसके बाद x1 का मान क्या है 2, तो 2 रख देंगे, उसके बाद में y2 का मान 1 है और y3 का मान क्या है 3 है, तो यहां पे हम 3 कर देंगे, उसके बाद में प्लस हो जाएगा y2 का मान हमारा 5 है तो हम यहां से पहचान कर 5 रख देंगे, y3 का मान 3 है, उसके बाद में y1 का मान कितना है -7 है तो हम यहां पे 7 रख देंगे, उसके बाद में x3 का मान क्या है, x3 का मान x है तो हम x रख देंगे, उसके बाद में y1 का जो मान है हमारा 7, हम यहां 7 रख देंगे, और y2 का मान जो है 1 है तो हम यहां पर 1 रख देंगे, इसके बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 18 दूना 36 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये मॉड का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद में यहां हो जाएगा -2 और 2 से गुना करेंगे तो -4, उसके बाद में यहां जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 और -4 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -20, प्लस हो जाएगा ये एक इसमें से घट जाएगा तो 6 बचेगा और ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 36 बराबर
ये हो जाएगा मॉड में माइनस में 24 प्लस में 6x ऐसे बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी मॉड में कोई भी चिन्ह होता है तो एक निकलता है प्लस में और एक निकलता है माइनस में। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझा, यहां पर हम लिख देते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 24 माइनस 24 प्लस 6x बराबर 36, और एक बार लिख सकते हैं माइनस 24 प्लस 6x इक्वल टू माइनस में 36, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको यहां पर सोल्व कीजिए तो एक x का मान यहां निकल के आएगा और एक यहां निकल के आएगा। जब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 60, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10। और यहां जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा इस साइड, जब इस साइड ये जाएगा तो 6x इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो यहां बच जाएगा -12, तो x बराबर हमारा ये मान हो जाएगा -2। तो ये x बराबर आ जाएगा 10, -2। एक आंसर यहीं से हमारा हो जाएगा। हम दूसरा भी तरीका हम यहां पर हम आपको बताते हैं, मेथड 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका में करते क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। यहां पर दूसरा जो हमारा मेथड होगा, यहां पर जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे लिख देंगे। शीर्षों का मान 2,7 तो लिख देंगे, उसके बाद में दिया हुआ है 5,1 उसको भी लिख देंगे, उसके बाद में दिया हुआ है x,3 उसको लिख देंगे। उसके बाद करते इसमें क्या है, किसी एक टर्म को जीरो कर दिया जाता है। तब इसको जीरो करने के लिए इसमें क्या करना होगा, -2 -7 करना होगा। तब ये क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे जब हम, तो हमें जो ये रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद में यही क्रिया जितना इसमें से घटाए हैं ना, इस सबों में से उतना ही हमको क्या करना होगा, घटाना होगा, या प्लस किए होंगे तो प्लस और माइनस किए होंगे तो हमको ये माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम यहाँ पे घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 5 में से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3, नया वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में 1 में से 7 को घटाएंगे तो हमको -6 हो जाएगा, यह हमारा जो होगा माइनस में 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा x -2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ जब घटाएंगे तो ये हमारा जो मान हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें किया क्या जाता है, अंदर वाला जो मान है, अंदर वाला का गुणनफल और बाहर वाला का गुणनफल में से, इन दोनों के गुणनफल में से अंदर वाले के गुणनफल को घटाकर और 2 से भाग दे देते हैं, तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है त्रिभुज का, उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अब यहां देखिए हम क्या करेंगे, 3 चौका 12 माइनस में 12, उसके बाद में हो जाएगा यहां माइनस करेंगे, माइनस क्योंकि माइनस करते हैं अंदर वाले गुणनफल को, माइनस और इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा -6 इंटू x -2 बट्टा में 2। उसके बाद में इसमें हम मॉड लगा देंगे, इक्वल टू ये क्षेत्रफल निकल गया अब त्रिभुज का, जो कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। फिर वही बात, इसको इस साइड भेज देंगे, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको यहाँ पर अब सोल्व करेंगे तो ये बन के आएगा 12, उसके बाद में इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, उसके बाद में ये हो जाएगा प्लस में 6x, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा प्लस और फिर ये जाएगा माइनस, तो इसको बना देगा हमारा 6 दूना 12, हाँ ठीक है, माइनस में 12 बना देगा, -12। फिर मॉड का चिन्ह दे देंगे, इक्वल टू 18 दूना 36 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जब हम यहाँ पे 36 इसको लिख दिए, अब ध्यान दीजिए -12 और फिर वही चीज़ आ गया जो वहाँ पे आया था, लेकिन ये आसान है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, अगर आपको ये अगर नहीं याद है फार्मूला तो आपसे नहीं बन पाएगा। हो जाएगा कितना, 12 दूना 24 -24 प्लस 6x। हम चाहें तो इसमें से कॉमन लेकर भी इसको काट सकते हैं, लेकिन नहीं काट रहे हैं। अब फिर इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि -24 प्लस 6x इक्वल टू प्लस में 36 एक बार लिखेंगे, -24 प्लस 6x इक्वल टू माइनस में 36। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर भी x का जो मान होगा ये जुट जाएगा, तो यहाँ पे 10 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ इस साइड जो ये जा रहा है तो माइनस में 12 प्राप्त हो रहा है, तो x का जो मान हो रहा है 6 दूना 12 -2 आ रहा है। दोनों तरीका से बनाने के बाद हमारा x का जो मान प्राप्त हो रहा है, x बराबर 10 या -2 रखेंगे तो भी संतुष्ट करेगा, यहां से भी 10 या -2 रखेंगे तब भी संतुष्ट करेगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि दो संख्याओं के
लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्रमशः 1920 और 16 है। यदि संख्या में से यानी कि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्याओं के लसव और दो संख्याओं के मशक के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें कुछ नहीं है, पहचान कर लिख देना है। पहली संख्या यानी एक संख्या 240 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या मान लिया कि x है। इसका एलसीएम जो दिया हुआ है 1920 दिया हुआ है गुने मशा जो दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कैसे काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे और 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 8 तिरका 24 हो जाएगा। x बराबर जो मान होगा, अब 3 से पहले अब इसको काटिए, अब 3 से जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 तिरका 18, उसके बाद में 6 3 चौका 12, उसके बाद में इसको गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128 इसका आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में 128 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन 62 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कई तरीकों से ये बन जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है और ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 243 का स्क्वायर, तो लिख देंगे 243 गुना 243, 2 बार लिख देंगे। उसके बाद भाग का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 27 गुना 27 कर देंगे, फिर गुना का चिन्ह है गुना दे देंगे, उसके बाद जो क्रिया है उसको करेंगे, फिर भाग का चिन्ह है भाग दे देंगे। आप जितना तेजी से इसको काट सकते हैं इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद में ये 9 से कट रहा है, 9 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद में ये 9 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, उसके बाद में देखिए 9 18 6 9 7 63 हो जाएगा। तो देखिए इस 27 से ये 27 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ध्यान देने वाली एक बात और है, यहाँ का 3 और ये 3 बन के 9 बनता है और 9 से फिर इसको जब हम काटेंगे तो 27 अर्थात 27 बार में ये कट जाएगा और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहते तो इसके पावर को भी बढ़ा घटा के इसका जैसे 27 है तो इसका पावर 3 लिखते वैसे भी बनता, लेकिन हमने वैसे नहीं बनाया, सिंपली बना दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, ये टाइम एंड वर्क का बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे वैसे ABC के बारे में दिनों ऊपर टाइम लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, ऊपर दिन लिखेंगे। तो कहता है कि ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ 25% काम को पूरा करने में उसको 10 दिन का समय लगता है, तो 100% काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो इधर से 4 गुना है तो इधर से भी 4 गुना हो जाएगा, 40 दिन लगेगा। हम यहाँ पे इसके सामने रख देंगे, इसलिए इसको पूरा करने में 40 दिन लग रहा है। बी कार्य के 40% भाग को 40 दिन में पूरा कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा बी के बारे में, ये ए के बारे में था, हम बी के बारे में बात कर रहे हैं। बी में कहता है कि 40% कार्य को करने में 40 दिन लगता है, तो 100% कार्य को करने में इसको कितना दिन लगेगा, 100 दिन लगेगा। तो इसको लगेगा बी को इसमें 100 दिन लगेगा। उसके बाद कहता है और सी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में समाप्त करता है। सी जो है 1/3 भाग कार्य को 13 दिनों में समाप्त करता है, तो एक काम को खत्म करने में इसको कितना दिन लगेगा, इधर से ये जाके गुना हो जाएगा तो यह 39 दिन लगेगा। कितना टाइम लगेगा इसको, 39 दिनों का लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कर सकता है उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा कर सकता है। तो सबसे तेजी से पूरा करने का मतलब ये हुआ जो सबसे कम दिन में काम को पूरा करेगा वो सबसे तेज काम करेगा। तो सबसे कम समय में कौन पूरा कर रहा है, सी पूरा कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है यदि ए बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हम निकालेंगे पहले ए प्लस बी प्लस सी के
आयु का योग निकालेंगे। तो 3 लोग हैं और औसत आयु कितना है 22 है, तो 3 से गुना कर देंगे, अर्थात इन तीनों का योग जो है आयु का 66 वर्ष है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है बी और सी का दिया हुआ है 25 वर्ष औसत आयु। तो 2 लोग हैं तो कितना साल के हो जाएंगे ये हो जाएंगे 50 साल के। आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए नहीं हो जाएगा। इसका मान कितना दिया हुआ है 66 माइनस इसमें से कर देंगे 50, तो ए का आयु निकल गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 16 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ए का जो आयु चाहिए 9 वर्ष के बाद, तो लिखेंगे 9 वर्ष के बाद ए की आयु बराबर 16 प्लस 9 अर्थात 25 वर्ष आंसर हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में 25 वर्ष दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। ये जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, कहता है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं 2 समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज कह रहा है, सम मतलब बराबर, मान लिए कि ये हो जाएगा सब बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, तो परिमाप दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर, सब जब भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये होता है 4a बराबर 120 मीटर, अर्थात a बराबर 30 मीटर हो जाएगा। अर्थात सबका जो मान है वो कितना हो जाएगा, सभी भुजाओं का मान जो है 30 मीटर है, 30 मीटर है। अब कहता है कि किन्हीं 2, इसके समानांतर ये होता है और इसके समानांतर ये होता है, किन्हीं 2 भुजाओं के बीच की जो दूरी मतलब यहां पे हो जाएगा इसकी ऊंचाई कह सकते हैं। तो इसको बता रहा है जे यह 15 मीटर है। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आप जब निकालिएगा तो क्या होगा। तो हम जानते हैं, या कई तरीके हैं इसको भी बनाने के लिए, हम जानते हैं कि लिख देते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई हो जाता है। तो आधार इसका कितना है 30 है और गुना ऊंचाई कितना है 15 है, दोनों में मीटर लगा हुआ है, 15 तिया 45, 450 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 450 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि किसी कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपया था। राजू ने इसे 5% लाभ पर मोटू को बेच दिया। अर्थात क्रय मूल्य जो है सीपी जो था क्या था 100% था। तो 100% का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, हाँ 1.5 लाख रुपया दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपया था। अब राजू इसको क्या करता है कि 5% के लाभ पर अर्थात एसपी कर देता है। राजू कौन है, राजू इसको बेच देता है, अर्थात 5% का लाभ मतलब 105 का मतलब हुआ कि ध्यान दीजिएगा, इसका 1% निकाल के और इसके 1% में 5 से गुना कर देंगे, उतना का लाभ होता है। तो 15 पचे 75, यानी कि 7,500 का उसको क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। 7,500 इसमें जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1,57,500 रुपया बन जाएगा। ये राजू इतना में इसको बेच दिया। अब ये मोटू को बेचा है, तो मोटू का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, मोंटू का जो सीपी हो जाएगा, सीपी उसके लिए जो इसका 100% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 157,500, इतना रुपया हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये कहता है कि इसको 2% हानि पर पुनः राजू को बेच दिया। अर्थात इसका जो एसपी हो जाएगा, ये मोंटू जो है, मोंटू का जो एसपी हो रहा है, ये अब जो ये रुपया इसका 98% ही इसको प्राप्त हो रहा है, जिसका अर्थ हो जाएगा हमारा कि 157,500 और गुना 98 अब बट्टा में हो जाएगा 100, क्योंकि ये आ जाएगा बट्टा में, इससे ये कट जाएगा। तो अब इसको हमको गुना करना है। इसको गुना करने के लिए हमारे पास उपाय दिख रहा है। क्या करेंगे हम, 98 को लिख देंगे 100 - 2 और गुना कर देंगे 15
5 से। जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 1575, पुनः जो पीछे वाला है वो, और 2% का हानि। 2% का हानि का जो मतलब हो रहा है कितना हो जाएगा, 3150 रुपया हो जा रहा है। 3150 रुपया इसमें से हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 0। उसके बाद में ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद ये बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 3। उसके बाद में ये हमारा बच गया 7, और 7 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद में 15 जैसे, इतना रुपया। अब इतना रुपया जो है राजू ने मोंटू को दे दिया, और वो बेच कितना में लिया था, वो मोंटू से बेचा था, यूएसपी कर लिया है इतना रुपया में। तो राजू को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है ये देखना है। राजू को लाभ हो रहा है, राजू का लाभ बराबर 1,57,500 माइनस 1,54,350। तो जो इसका अंतर आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा है, यही तो अंतर है 3150 रुपया का, 3150 रुपया, और इतना रुपया राजू को लाभ हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि एक धनराशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड हम लोग देखते हैं। कहता है कि कोई धनराशि, तो हमारा जो धनराशि है ये कोई धनराशि 8 वर्षों में क्या होता है, 8 वर्षों में 2p बन जाता है, p से 2p बन जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। फिर इसको 2p से 4p होने में, यानी कि इसका 4 गुना होने में, फिर इसको 8 वर्ष लगेगा। तो टोटल इन समय को जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा, 8 वर्ष का समय लगेगा। पहला मेथड। अगर चाहें तो दूसरा मेथड भी हम लोग इसको देख सकते हैं। यहां होता है जब क्वेश्चन में बोला है कि 2 गुना, ध्यान दीजिए, 2 गुना होने में इसको 8 वर्ष का समय लगता है। तो जो भी यहां पर 2 गुना लिखा रहता है, 4 गुना जो भी लिखा रहता है, इसको लिखा जाता है कि 2n गुना होने में इसको कितना समय लगेगा, तो 8 गुना n वर्ष का समय लगेगा। ये समझिएगा। तो क्वेश्चन में कितना बोला है, 4 गुना बोला है। तो 4 गुने का मतलब हुआ, यहां लिख देते हैं 4 गुना, यानी कि 4 गुने का अर्थ मतलब हुआ कि 2 का पावर 2 ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा। 2 के पावर 2 गुना होने में तो 8, और इसी n का मान कितना है 2, और इसी को यहां रख दिया जाता है 2 वर्ष, अर्थात 8 दूना 16 वर्षों का समय इस तरीके से भी लगेगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। ये क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या 5970 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 5970 में से कौन सी ऐसी संख्या घटा दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 रखेंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको इधर जोड़ दिया जाता है तो ये 14 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10, उस पर 00 ऐसे करके आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इस पर कौन ऐसा अंक रखे, कौन ऐसी संख्या इस पर रखे ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर हम इसको 7 रखेंगे। चेक करते हैं 7 रख के क्या आता है। तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 के 9 हो जाएगा। उसके बाद में हासिल 4 हो जाएगा। 7 चौका 28, 28 4 32 हो जाएगा। उसके बाद में ये बच रहा है हमारा 7 7 और 3 10 हो जाएगा। हाँ यही है, 7 ही रखना पड़ेगा हमको, यानी कि 77 इसका वर्गमूल निकालने पर आएगा, जो संख्या प्राप्त होगी उसका। यानी कि 8 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यही वो संख्या है। इसका अब अंतर कर देंगे, यहाँ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1। इसके बाद में यहाँ हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, खत्म। 41 हो जाएगा। ये अर्थात 5970 में से हम 41 को घटा देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कहता है यदि समानांतर श्रेणी के 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात 2:3 है तो इसके प्रथम 5 पदों के योग तथा इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको कह रहा है कि व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि 11वें पद का अर्थ होता है कि प्रथम पद प्लस 10 प्लस डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। किसी भी संख्या का निकालना होगा, 30 नंबर का निकालना होगा तो a प्लस 29 प्लस डी लिख सकते हैं। जैसे 18 में लिखना है तो 18वें पद जो इसका आ रहा है वो हमारा हो जाएगा a प्लस 17d हो जाएगा। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 2:3 में। ध्यान दीजिएगा, 2 हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 10d बटा a प्लस 17d बराबर 2/3। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको भेजेंगे इस साइड, इसको भेजेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 30d इक्वल टू 2a प्लस 34d हो जाएगा। ये आ गया इधर, इधर आके हमारा घटेगा। जब ये हमारा इधर आके घट जाएगा 34, ये इधर घटेगा तो हो जाएगा a बराबर, और ये इधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 4d। अब ध्यान दीजिएगा, एक मान हमको a बराबर निकल गया। अब हम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कहता है कि प्रथम 5 पदों के योग। अब ध्यान दीजिएगा, एसएन बराबर जो फार्मूला होता है, एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का जो होता है ये फार्मूला होता है। एसएन के लिए ये चाहे 5 का निकालना हो, 10 का निकालना हो, किसी का भी निकालना होगा तो ये फार्मूला लगता है। तो हम लिखेंगे S5 इक्वल टू 5/2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 2, और a के जगह पर यहां से इस मान को हम लोग रखेंगे 4d रखेंगे। तो a के जगह पर क्या रखेंगे 4d, यहीं से गुना कर देते हैं, 4d प्लस n के जगह पर 5-1 इंटू डी ऐसे रख देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S5 बराबर n बोल रहे हैं 5/2 इंटू 4 दूना 8 और यहाँ से हो जाएगा 4, 12d हो जाएगा। रहने देते हैं इसको यहीं पे ऐसे ही, या इसे को ऐसे अब छोटा कोष्ठ लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। उसके बाद में हमसे पूछा गया है S10, अर्थात यहाँ हो जाएगा 10/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 2, और 2 के जगह पर फिर a, 2 के बाद a आएगा तो हो जाएगा 4d प्लस 10-1 इंटू डी हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा हमारा 10/2। उसके बाद में ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 9, कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 9, ये 17 हो जाएगा। 9 और 8 17d हो जाएगा। अब 17d हो जाएगा तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात जब हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7-5, यहाँ लिख देते हैं 7 मतलब 5 पदों का योग 7 10 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इसको 5 गुना 12d बट्टा में 2। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे हम 10 गुना 17d, 10 गुना 17d, और ये वाला जो 2 है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा ऐसे। इस 2 से ये 2 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से काटेंगे इसको तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और d से d कट जाएगा, अर्थात जो इसका अनुपात आया 6:17 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि क्वेश्चन नंबर 70। कहता है कि एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक नदी है जिसमें जो जल है उसका जो मतलब जो उसकी धारा है, जो पानी वो बह रही है, उसकी खुद की जो अपनी चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में, यानी कि जो व्यक्ति जो है ये 37 किलोमीटर बता रहा है, धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, समय बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ क्या होगा, जो धारा की दिशा में जब बात कर रहे हैं तो धारा की चाल और व्यक्ति की जो चाल है वो दोनों ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। दूरी तो 37 का 37 ही रहेगा और ये हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, और इसको भाग दे देंगे, जो समय आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 चौका 36, 4.1/9 घंटा का समय इसको लगेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि 4 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 cm की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है वो 4 cm है और इसके केंद्र से 5 cm की दूरी पर एक बिंदु है और यहां से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो कह रहा है कि मतलब कि क्या होगा, इसकी ये लंबाई क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा और ये सोचने वाली बात ये है कि स्पर्श रेखा और ठीक इसके सामने यहाँ से ये त्रिज्या पर यहाँ पर से 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने जो होता है ये कर्ण कहलाता है। अर्थात 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर और इसको मान लेंगे x प्लस x का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और इधर आके ये घट जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा मेरा 9 और उसके बाद में इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात जो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो जाएगी वो 3 cm हो जाएगी, 3 cm हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि 6, 1, 8, 2, 7, 3, 5, 4 में 5 तथा 6 के अंकित मान का योग ज्ञात कीजिए। तो किसी भी मतलब कहता है कि किसी का भी अंकित मान पूछा जाता है तो अंकित मान स्वयं होता है, यानी अगर 5 का अंकित मान पूछा जाए तो 5 ही होता है, 6 का पूछा जाता है तो 6 ही होता है, 7 का पूछा जाता है तो 7 ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 का पूछा गया तो 5 का 5 ही हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा। अब बोला गया इसका योग ज्ञात कीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 या 5 कितना हो जाएगा 11, और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है। ध्यान दीजिएगा, आर से ऋचा हो जाएगा और एम से मीना हो जाएगा। तो कहता है कि ऋचा की आय मीना की आय से, तो मीना की आय मान लिया कि 100% है, तो ऋचा की जो आय है 100% और प्लस है कितना, तो इसका पूर्णांक तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 100/11%, इतना है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है, अब कहता है मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है। तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है, तो इतना ही ना कम है, 100 बराबर तो 100 है ही, इतना कम है, यानी कि 100/11% कम है। किसकी आय से तुलना करना है, ऋचा की आय से, ये मीना की आय हो जाएगी, कितना परसेंट कम है इसको, तो इसको कितना हो जाएगा 1100 और 100 1200 बट्टा में 11% और गुना हो जाएगा 100%। ध्यान दीजिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 00 से यहाँ पे 00 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यह बचेगा 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 3,
उसके बाद में हो जाएगा 8.1/3%। और जिस ऑप्शन में 8.1/3% है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको यह नहीं काटा है, इसको जब हम काट देंगे यहाँ से अगर, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन में जो दिया गया है 8.4/12 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो 8.1/3 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी माध्यिका हम निकालते हैं ना तो इसकी संख्या गिनते हैं, ये आरोही क्रम में सजाया गया हो या अवरोही क्रम में सजाया गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर यह सम संख्या होता है तो सम संख्या होता है तो समान अंक को छांटते हैं। देखिए ऐसे इधर से भी छांट देंगे, इधर से भी छांट देंगे, इसके बीच का जो मान आता है वही हमारा माध्यिका होता है। लेकिन ये विषम में होता है तब, अगर सम में जब होता है तो सम में होता है तो क्या करते हैं कि यहां पर जो मतलब जो मान है बीच में, दोनों जो दो मान जो बीच में पड़ता है उन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देते हैं, तो वही उसका माध्यिका कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिखेंगे माध्यिका इक्वल टू x+4 प्लस x+8 और बट्टा में हो जाएगा पूरे के 2। अब माध्यिका हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, और इस यही तो हमको मान निकालना है x का। अब जोड़ देंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x प्लस 8 4 12 और भाग हो जाएगा 2। अब इसे अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 19 इक्वल टू x+6। इधर इस साइड में आएगा तो घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 13। और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है यदि √45 प्लस √125 इक्वल टू 17.89 है तो √180 प्लस √80 का मान ज्ञात कीजिए, दशमलव के बाद एक अंक तक उत्तर दे। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 45 प्लस 125 इक्वल टू 17.89। अब पहले इसको तोड़ेंगे तो ये कितना टूटेगा, 9 5 45, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3√5 प्लस यहाँ टूटेगा 50 25, यानी 5 बाहर चला जाएगा और हो जाएगा ये √5 इक्वल टू 17.89। जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 8√5 इक्वल टू 17.89। तो √5 का मान जो है कितना हो जाएगा 17.89 भाग में हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये हो जाएगा √180 प्लस √अंडर हो जाएगा 80। अब पहले इसको तोड़ेंगे, जब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना तोड़ सकते हैं इसको 6 5 30, 36 और 36 5 हो जाएगा हमारा 180, अर्थात 36 5 हो जाएगा तो 6 बाहर आ जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 हमको चाहिए इसके अंदर तो बचेगा 16 5 80। 16 का मतलब हुआ कि 4 बाहर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 √5 हो जाएगा। जब 10 √5 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10 गुना, अब √5 का मान जो है यहाँ से उठाकर रख देंगे तो हो जाएगा 17.89 भागा 8 हो जाएगा। जब हम इसको भाग देंगे तो क्या आएगा इसका मान, ध्यान दीजिएगा इसको हम काटते हैं 10 गुना 8 दूना 16, उसके बाद 18 बच गया, फिर से हो जाएगा 8 दूना 16, उसके बाद में बच जाएगा 29, 8 3 का 24, उसके बाद 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 22.3। अब ध्यान देते हैं कि 22.3 किस ऑप्शन में है, तो 22.3 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 22 है और 22 के तुरंत बाद लगभग 3 के बाद 4 दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ये 22.4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है यदि समीकरण 4 + m × x² + m + 1 × x + 1 = 0 के मूल्य बराबर है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान बराबर है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात, किसी भी द्विघात समीकरण में यदि अल्फा और बीटा यानी मूलों का मान बराबर है, ऐसा कंडीशन तब होता है जब b² - 4ac का मान 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये x² के साथ जो कोफिशिएंट लगा है इसको a कहते हैं, x के साथ जो लगा है इसको b कहते हैं और इसको c कहते हैं, और इसी वैल्यू पर इसको पुट कर देंगे, m का जो मान आने वाला होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो b², तो b² की जगह पर क्या हो जाएगा, m + 1 का स्क्वायर करेंगे, -4, a के जगह पर क्या है 4 + m, उसके बाद में c के जगह पर 1 है तो 1 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। इसका अब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a², जो a + b का फॉर्मूला हो जाए उसके जैसे, a² + b² + 2ab के जैसे हो गया, माइनस, उसके बाद में ये हो जाएगा -4 × 16, उसके बाद में -4m हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, = 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, m² और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, -2m, उसके बाद में इसमें से एक ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा -15 = 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया यहाँ पर, तो अब इसको हमको आगे बढ़ाना है, या हम एक चीज़ और यहाँ देख रहे थे कि इसको ज्यों का त्यों भी हम रहने देते 16 को इस साइड अगर हम भेज देते हैं, 16 को इस साइड अगर हम भेज देते तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा m², उसके बाद में -2m + 1 = ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 16, इसलिए क्योंकि ये हमको दिख रहा है कि ये फार्मूला हो गया m - 1 के होल स्क्वायर के बराबर है, ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16, तो m बराबर हो जाएगा हमारा m - 1 बराबर हो जाएगा √16, तो √16 में 16 हो गया तो हो जाएगा m बराबर 4, इधर आके एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा हमारा 5, m बराबर हो जाएगा 5, और ये इस साइड से आया है तो एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, इसका वैल्यू एक बार लिख ही देते हैं, +- हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब एक बार जब हम प्लस ले लिए तो एक बार क्या लिखेंगे, m - 1 बराबर -4, तो m बराबर हो जाएगा -4 + 1, तो m बराबर हो जाएगा -3, अर्थात m का जो मान हुआ 5, -3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 5, -3 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है, एक आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जो है यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है 60 इकाई दिया हुआ है तथा परिमाप 34 इकाई है, यानी कि 2 × l + b बराबर हमसे पूछा गया है, दिया गया है कि 34 है। तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण जो होता है ये हो गया, तो इसका जो विकर्ण होगा l² + b² बराबर व्हाट होता है रूट में। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम l और b का मान अगर ज्ञात कर ले तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब l + b को b के में दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा l² + b² + 2 × lb + 17 का जो स्क्वायर होगा तो 289 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, l² + b² = अब ध्यान दीजिएगा इस मान को इधर लाके घटा देंगे, 289 - 2 × lb का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा l² + b² बराबर 120। जब इसमें से 120 हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 169। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इधर भी विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, रूट डाल देंगे, इधर भी रूट जब हम डाल देंगे तो ये निकल के आ गया, कितना हो जाएगा इसका मान 13, और यही हो जाएगा 13 इकाई हमारा आंसर। दूसरा भी तरीका अगर हम एक बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये कोई एक त्रिभुज है, आयत है जिसका
क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 60 इकाई। उसके बाद में 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 34 दिया हुआ है, तो एल प्लस बी का मान जो होगा कितना होगा हमारा 17 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है किस किस संख्या को जोड़े कि 17 हो जाए और उनका गुणनफल भी जो है कितना हो जाए 60 हो जाए। तो ये हमको दिख रहा है जो ट्रिपलेट जो होता है उसका सहारा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, 12 और 13 का रूप ले लेगा। तो 5 और 12 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और इसका गुणनफल होगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यही ये विकर्ण जो बन रहा है इसका मान जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, अर्थात 13 हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा जो 15 दिन है वो 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, वर्क इक्वल टू वर्क करेंगे, यानी कि काम बराबर काम पूरा कर देंगे। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है सामने हमारे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा पहले 5 दिनों वह 4 घंटे काम करता है, फिर 5 दिन अगले 5 दिनों के लिए 5 घंटे काम करता है और फिर अगले 5 दिनों के लिए 6 घंटे वह काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहा है, लेकिन उसमें आधे घंटे का ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब वह 7.5 घंटा ही काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ 7.5 घंटा का मतलब हुआ कि 15/2 घंटा वह काम कर रहा है और पता नहीं कितने दिनों तक वह काम करेगा, काम पूरा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस सबको हम लोग जोड़ देंगे। इसका यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ होगा 25, 55 और 20 75। 75 बराबर 15/2 गुना हो जाएगा x। 15 से कट जाएगा यह 5 बार में तो कितना हो जाएगा x बराबर 5 दूना 10, अर्थात 10 दिन का समय लगेगा। x का जो मान आ गया 10 दिन। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 जो है ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। कहता है कि माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1300, 4660 और 6900 को विभाजित करने पर शेषफल बचता है। संख्या n के अंकों का योग क्या होगा, मतलब डॉट डॉट में दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि माना कि n बड़ी से बड़ी संख्या है, तो वह कौन ऐसी संख्या है, तो जो उस जिस संख्या को हमको निकालना है वो संख्या हमारी हो जाएगी मान लीजिए कि 1300 में से उस संख्या को हम लोग घटा रहे हैं। उस संख्या को मान लीजिए कि किसी x हो y हो जो भी हो उसको हम लोग यहाँ पर घटा रहे हैं। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका होता है। एक ऐसे भी आप सजा सकते हैं, उस चीज़ को हम जिसको बोल रहे हैं वो आप नहीं भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखते हैं तब भी ये हो जाएगा। क्या करते हैं इसमें, सबसे बड़ी में से पहले इस संख्या को घटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600, कॉमा उसके बाद में इस बड़ी संख्या में से फिर इसको घटा देंगे इधर 69004660 माइनस करेंगे 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2, अर्थात 2240 का अंतर है। उसके बाद फिर इस संख्या में से इसको घटाया जाता है 4660 माइनस 1300 06, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 3, उसके बाद में यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 3, इसका मतलब हो जाएगा 3360। अब ध्यान दीजिएगा इन सबों का हम क्या निकालेंगे, मस्सा निकालेंगे। मस्सा, इसका मस्सा निकालने के लिए 2 तरीका होता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या किया जाता है। अब जो ये मान प्राप्त हुआ इसका डिफरेंस मेथड से हम लोग
ज्ञात करेंगे। तो इसका जब डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो एक डिफरेंस यहाँ इसके साथ बनेगा और एक इसके साथ बनेगा। जब इसके साथ जो बन रहा है ध्यान दीजिएगा वो हो रहा है 1120 हो रहा है, और 1120 हो रहा है। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर इसको भी घटा लीजिए, यहाँ 5600 माइनस 2240, 2240 इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 0, इसके बाद यहाँ हो जाएगा 6, उसके बाद में यहाँ बच गया 5, तो ये हो जाएगा 3, उसके बाद में यहाँ भी हो जाएगा 3, यानी कि 3360 हो गया। अब सिर्फ इस दोनों का जब हम मस्सा निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 1120, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या या n का जो मान कह रहा है वो यही है 1120, अर्थात n बराबर 1120। तो n बराबर 1120 हुआ, जो संख्या प्राप्त हुआ इसका बोला गया कि इसके अंकों का योग क्या होगा। तो प्राप्त संख्या के अंकों का योग बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 फिर +1 +2 +0 हो जाएगा। अर्थात जब इस सबको जोड़ेंगे तो 1 2 2 और 2 4 और 0 4 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 4 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि 3 × √5 + 125 रूट अंडर बटा रूट में 80 + 6 √5 डॉट डॉट है, यानी कि क्या है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एक परिमेय संख्या होगा कि प्राकृत संख्या होगा कि पूर्ण संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 + रूट में 5 प्लस, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 रूट में 5 बट्टा ये हो जाएगा 16 × 25 80 4√5 + 6√5। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस हो गया है, यहाँ हो जाएगा इंटू में 3, तो यानी कि 3√5 + 5√5 बराबर 8√5 बट्टा ये हो जाएगा 10√5। इससे ये कट जाएगा, उसके बाद ये कटेगा तो 4 हो जाएगा 2 से, और ये हो जाएगा 5, अर्थात 4 बट्टा आ गया 5। यानी कि जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वह संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है, अर्थात यह एक संख्या परिमेय संख्या होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण का माप ज्ञात करें। मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है यह, जिसमें इसके 2 जो कोण हैं, मान लीजिए कि इन दोनों कोणों का योग जो है x है, इन दोनों कोणों का योग जो है x है, तो वो जो तीसरी भुजा भी x ही है। क्या बोलता है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग, यानी 2 कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है। तो क्या ये दोनों का योग इसके बराबर हो गया? तो हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरे कोण, इसी का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो हम लिखेंगे तीनों कोणों का योग बराबर, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, अर्थात दोनों कोणों का योग x और फिर एक है x, तो x + x बराबर 180 डिग्री, अर्थात x और x 2x = 180 डिग्री, अर्थात x बराबर 90 डिग्री। और जिस ऑप्शन में 90 डिग्री है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। कहता है कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, मान लिए कि कोई एक संख्या है, वो संख्या है x 1 2 3, जो इच्छा हो हम मान सकते हैं। मान लीजिए कि वो संख्या 1 है। छात्र को कहा गया था उस संख्या में गुना करने के लिए 5/2 से, अगर वो सही सही गुना करता तो 5/2 आता, जिसका मान आ जाता 5/2 ही। लेकिन उसने गलती से इस मान को ही पलट दिया, 2/5 से गुना कर दिया, तो ये आ गया 2/5। तो अब इसमें कितना का त्रुटि हो गया, इसको देखने के लिए हम लिखेंगे त्रुटि बराबर, तो त्रुटि कितना का आ गया, हमारा संख्या आना चाहिए इतना, आ गया इतना, तो 5/2 माइनस 2 हम 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4, यानी कि घट जाएगा 25 में से 4 तो 21
बट्टा में हो जाएगा 10। इतना का त्रुटि हो गया। अब बात समझिएगा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि त्रुटि प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो त्रुटि प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा जिस संख्या के साथ होना है वो हो जाएगा 5/2 और गुना 100% हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 21/10 गुना 2 में हो जाएगा 5 और गुना में हो जाएगा 100%। देखिए यहां बन रहा है 50, तो 50 से कटेगा तो ये 2 बार में कट गया और टोटल को आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42 और 42 दूना 84। 84% का इसमें त्रुटि हो गया और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि संख्याओं x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिएगा, x, y और z कहा है, तीनों का रिलेशन लगाया है, लेकिन बोला है कि 4:5 ये दिया हुआ है। अब बोलता है कि z का जो मान है x का जो मान है z से 20% अधिक है, जिसका अर्थ हुआ कि मान लिए कि 120% क्या है 120% बराबर 4, तो कहता है कि 100% बराबर क्या होगा। तो लिखेंगे 4/120 गुना 100 कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, इससे कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, जिसका अर्थ हुआ कि 10/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि z का जो मान होगा वो 10/3 होगा। और जब हम इसको सीधा करेंगे तो देखिए इस मान से इसमें गुना कर देंगे, 3 चौका 12, 5 तिहाई 15 और ये 10 हो जाएगा। ये सीधा सीधा मान हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है। y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, तो 5 अधिक है क्योंकि वो 10 है और इसी से तुलना किया गया है तो बट्टा में हो जाएगा 10 और गुना में हो जाएगा 100%। ये देखिए इससे ये कटेगा 2 बार में, फिर इस 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, अर्थात 50% अधिक है और जिस ऑप्शन में 50% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, यानी कि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि राम ए पर है और श्याम बी पर है। तो मान लीजिए कि यहां पर ए है और यहीं पर राम है और मान लीजिए कि यहां पर बी है और यहीं पर श्याम है। वे एक साथ एक दूसरे की ओर, जिसका अर्थ हुआ कि राम इधर से चलना शुरू करता है और श्याम इधर से चलना शुरू करता है और बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद ये बीच में एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। यानी कि ये मिले और यहां से राम को, ये यार है, इसके तरफ बी के तरफ पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है। यहां से ये श्याम है, इसको 8 घंटे का समय लगता है ए तक पहुंचने में। यदि राम की चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल ज्ञात करें। यहां इसकी चाल को हमसे पूछा जा रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है S1/S2 बराबर रूट अंडर T2/T1। एक दूसरे का उल्टा वाला टाइमिंग जो होता है वो होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक को हम S1 कह देंगे और एक को S2 कह देंगे। तो जो राम का जो टाइमिंग दिया हुआ है ये हमारा S1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 बट्टा, इसका टाइमिंग गायब है, हाँ ठीक है, राम का जो दिया हुआ है ये श्याम का गायब है, श्याम एस ही लिख दिए, बराबर T2 जो टाइमिंग है इसका कितना है 8 घंटे का टाइमिंग है और बटा जो
T1 जो टाइम है कितना है, 2 घंटे का टाइम है। देखिए इससे ये कट जाएगा, कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसका आप वर्गमूल निकालिएगा, जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 40/s बराबर 2/1 हो जाएगा। अर्थात इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अर्थात श्याम की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जिस ऑप्शन में 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कहता है कि जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे CP और एक साइड में लिखेंगे SP। मान लीजिए कि इसका जो जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 1/x हो जाएगा, और y वस्तुओं के विक्रय मूल्य 1/y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि वस्तु ये है, वस्तु हमेशा नीचा और रुपया हमेशा ऊपर होता है, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब कर दीजिएगा तो ये रुपया में बदल जाता है। इसका अर्थ हो गया ये चला जाएगा इस साइड यहां, और ये आ जाएगा यहां, अर्थात ये रुपया में बदल गया। अब x और y रुपया हो गया। ये इसका अर्थ हो गया कि y रुपया की वस्तु है और x रुपया में इसको बेच दिया गया है। अब ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में बता रहा है कि 25% का लाभ की प्राप्ति भी हुई है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर x यानी कि SP माइनस CP करेंगे, जिसका अर्थ हो जाएगा जो हमारा लाभ हो रहा है x माइनस y हो जाएगा ऐसे। अब हम आते हैं 25% लाभ का चर्चा किया गया है, लाभ प्रतिशत में आते हैं। तो हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, ये जो हुआ है हमको लाभ हुआ है, लाभ बट्टा CP यानी कि y और गुना हो जाएगा 100%। और इस लाभ प्रतिशत का मान हमारे क्वेश्चन में 25% दिया हुआ है। हम यहां लिख देंगे 25% बराबर x माइनस वाई बट्टा में y और गुना में हो जाएगा 100%। इससे ये कटेगा, ध्यान दीजिए 4 बार में कट गया। अब ध्यान दीजिए ये चला जाएगा इस साइड और ये 4 इसमें गुना हो जाएगा। इसका अर्थ हो गया कि y बराबर 4x माइनस 4y। अब भेजेंगे इसको इस साइड में तो क्या हो जाएगा 5y बराबर 4x। और जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है या आप मन कर तो बट्टा में बना लीजिए, इसी को इस साइड भेज दिए तो हो जाएगा x बट्टा में y, और ये जो इस साइड था ये इस साइड अब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए ये मान इसका मान होता है और ये इसका मान होता है, एक ही बार में लिख दिए x अनुपात y बराबर ये हो जाएगा 5:4। ये इसका मान है 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 5:4 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।